जब एली बच्ची थी तो उसे एस्ट्रोनॉमी और रेडियो सिग्नल्स के बारे में जानने का बहुत शौक था। वह दोपहर भर रेडियो पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बात करती रहती और अपने सभी कॉल्स को एक मैप पर लिखती। उसके पिता हमेशा उसका साथ देते थे और वे टेलीस्कोप से साथ में स्पेस को देखते थे। एली का सपना था कि वह कभी एलियंस से संपर्क कर सके, लेकिन कभी कभी वह सोचती थी कि क्या वह रेडियो के जरिए अपनी माँ से भी बात कर सकती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सालों बाद एली एक डॉक्टर बन जाती है और सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में काम करती है, जो पुएर्टो रिको के एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी में है। बचपन की तरह वह अब भी घंटों रेडियो पर बैठकर एलियंस द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को ढूंढती है ताकि यह साबित कर सके कि वे सच में मौजूद हैं। उसका फ्रेंड केंट, जो देख नहीं सकता, उसकी मेहनत की तारीफ करता है क्योंकि आजकल लोग बस बैठकर ध्यान से सुनते नहीं हैं। एली एक नया मैप बनाती है जिसमें वह गैलेक्सी के उन सभी स्थानों को मार्क करती है जिन्हें उसने पहले ही चेक कर लिया है। एक दिन एली एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी, तभी पामा नाम का एक आदमी उससे आकर ऑब्जर्वेटरी के वर्तमान काम के बारे में पूछता है। पामा एक किताब लिख रहा है कि टेक्नोलॉजी कैसे थर्ड वर्ल्ड देशों को प्रभावित करती है, और उसके पास एक छोटा सा प्लास्टिक कंपास है जिसे वह एली को देना चाहता है, लेकिन एली उसे वापस कर देती है। पामा थोड़ा फ्लर्टी हो जाता है और वे दोनों ट्यूसडे को मिलने के लिए अग्री कर लेते हैं। जल्द ही राष्ट्रपति के साइंस एडवाइजर डेविड वहां आते हैं और रिसर्च की जांच करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह वहां नहीं रहना चाहते। ट्यूसडे की रात वे एक पार्टी रखते हैं और डेविड ये समझाते रहते हैं कि साइंस प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिट कमाना चाहिए क्योंकि यह लोगों के टैक्सेस से चल रहा है। एली साइंटिफिक रिसर्च के महत्व को समझाने की कोशिश करती है और पामा भी उसकी बात का समर्थन करता है, लेकिन डेविड उसे फादर कहकर बुलाते हैं। एली का मूड खराब हो जाता है और वह पामा से पूछती है कि क्या वह प्रीस्ट है, लेकिन पामा इसे नकारता है और बताता है कि उसने डिविनिटी में मास्टर किया है और अब वह थर्ड वर्ल्ड चर्चों के समर्थन से सेक्युलर ह्यूमैनिटेरियन काम करता है। एली को उस पर संदेह होता है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ जाती है और वे सितारों को देखते हैं ताकि वह पामा के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सके। एली उसे ये भी बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसे एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए प्रेरित किया था। दोनों एक किस शेयर करते हैं और रात एक साथ बिताते हैं। बाद में वे गॉड और साइंस के बारे में एक फिलोसॉफिकल चर्चा करते हैं। पामा वास्तव में गॉड में विश्वास करता है, लेकिन एली को लगता है कि हर चीज के पीछे कोई न कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होता है। फिर पामा एली से उसके बचपन के बारे में पूछता है और जानता है कि उसकी माँ की मृत्यु चाइल्ड बर्थ के दौरान हो गई थी और उसके पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह 9 साल की थी। एली असहज महसूस करती है और कहती है कि उसे काम पर जाना है, लेकिन वह पामा से कहती है कि वह अपना फोन नंबर छोड़ दे। बाहर जाते समय एली को अपने पिता की मृत्यु का दिन याद आता है। उस रात उसने एक आवाज सुनी और नीचे जाकर देखा कि उसके पिता गिर गए थे। उसे ऊपर के बाथरूम से दवा लाने के लिए दौड़ना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में फ्यूनरल के दौरान एक प्रीस्ट ने उसे समझाया कि यह गॉड की मर्जी थी, लेकिन एली इससे सहमत नहीं थी। वह सोचती थी कि उसे डाउनस्टेयर्स बाथरूम में भी दवा रखनी चाहिए थी। इसके बाद उसने अन्य लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया और रेडियो पर जाकर देखा कि क्या वह अपने पिता से संपर्क कर सकती है। वर्तमान में केंट एली को सूचित करता है कि डेविड ने उनके प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। गुस्से से भरी एली दौड़कर डेविड के पास जाती है और चिल्लाती है, जो मानता है कि एली अपना समय बर्बाद कर रही है और वह उसके करियर को बचा रहा है। फिर एली घर लौटती है और पामा का नंबर और वह छोटा कंपास पाती है। हालांकि वह केंट को फोन करती है और घोषणा करती है कि वह इन्वेस्टर्स की तलाश करेगी ताकि उनका समूह न्यू मैक्सिको में अपनी रिसर्च जारी रख सके। जब वह मूव आउट करती है तो पामा का नंबर पीछे छोड़ देती है। 13 महीने बाद कई असफल मीटिंग्स के बाद एली हैडन इंडस्ट्रीज पहुंचती है और अपनी बात रखती है, लेकिन बोर्ड उसकी आइडियाज को साइंस फिक्शन कहता है। एली गुस्से में बोर्ड के सामने कहती है कि सभी साइंटिफिक डिस्कवरीज कभी न कभी साइंस फिक्शन ही थी। उसी समय बोर्ड को सीईओ हैडन का कॉल आता है, जो उसकी रिसर्च को फंड करने के लिए अग्री करता है। 4 साल बाद एली अभी भी न्यू मैक्सिको में काम कर रही है, जहां बड़े सैटेलाइट डिशेस लगे हैं। एक दोपहर केंट बुरी खबर लेकर आता है, ये बताते हुए कि साइंटिफिक कम्युनिटी उन पर रिजल्ट्स पेश करने का दबाव डाल रही है। हैडन सालों तक प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार है, लेकिन टेलीस्कोप्स गवर्नमेंट की संपत्ति है और वे उन्हें अधिक प्रॉफिटेबल लोगों को लीज पर देना चाहते हैं। ये तय हो गया है कि प्रोजेक्ट 3 महीने में बंद कर दिया जाएगा। एली लड़ना चाहती है, हालांकि केंट को लगता है कि अब हार मानने का समय आ गया है।
इस बीच पामर ने अपनी किताब प्रकाशित कर दी है और वह व्हाइट हाउस में एक स्पिरिचुअल काउंसलर बन गया है। वह टीवी पर आता है और समझाता है कि वह टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि लोग कंप्यूटर्स के पीछे भागने के बजाय जीवन में मीनिंग ढूंढना भूल गए हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एली कभी भी सुनना बंद नहीं करती। एक शाम वह एक पल्सिंग नॉइस सुनकर चौंक जाती है। बहुत एक्साइटेड होकर वह तुरंत अपनी टीम को कोऑर्डिनेट्स देती है और ऑब्जर्वेटरी वापस दौड़ती है। टीम भी एक्साइटेड हो जाती है और जितनी मशीन संभव हो उतनी कनेक्ट करती है, क्योंकि वे सैटेलाइट्स को बेटर सिग्नल पाने के लिए टर्न करते हैं। वे ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग के सारे काम एक साथ करते हैं, खुशी से यह कंफर्म करते हैं कि यह सिग्नल आउटर स्पेस से आ रहा है। यह सिग्नल स्टार वीगस से आ रहा है, जो 20 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है कि यह 20 सालों से यात्रा कर रहा है। अचानक ट्रांसमिशन बंद हो जाता है और एली का मनोबल गिरने लगता है, लेकिन सौभाग्य से यह जल्द ही फिर से शुरू हो जाता है। एली समझती है कि पल्सेस प्राइम नंबर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका मतलब है कि यह रैंडम नहीं है और किसी ने इसे विशेष रूप से भेजा है। टीम तय करती है कि वे सभी को इस बारे में बताएंगे। अगले दिन सुबह रिपोर्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का इलाका भर जाता है। टीम बताती है कि अन्य स्टेशंस ने उनकी खोज की पुष्टि की है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नेता किड्स इससे खुश नहीं है कि टीम ने दुनिया को बताया, बजाय इसके कि जानकारी को क्लासिफाइड रखा जाए। कम से कम इस बार डेविड उसका बचाव करता है, ये समझाते हुए कि अन्य स्टेशंस की मदद के बिना वे सिग्नल खो देते। केंट की सहायता से वे पहले सिग्नल के साथ आ रहे एक दूसरे सिग्नल की खोज करते हैं और इसे टीवी से जोड़ते हैं। टीम सेटिंग्स के साथ प्रयोग करती है और अंततः सिग्नल को एक वीडियो मैसेज में डिकोड करती है। यह ओलंपिक्स में हिटलर के ओपनिंग स्पीच की रिकॉर्डिंग है। यह पहला टेलीविजन ट्रांसमिशन था जो स्पेस में गया था और एलियंस ने इसे एक हेलो के रूप में वापस भेजा है। व्हाइट हाउस में हड़कंप मच जाता है और राष्ट्रपति एलियन कॉन्टैक्ट की घोषणा करते हैं, जबकि हिटलर का उल्लेख नहीं करने की कोशिश करते हैं, यह आश्वासन देते हुए कि मैसेज बेनाइन है। एली पब्लिक में बात करने के लिए तैयार होती है, हालांकि डेविड को जांच का लीडर के रूप में बुलाया जाता है। इस बीच केंट सिग्नल का विश्लेषण जारी रखता है और समझता है कि इसमें स्ट्रक्चर है। वे सभी एक्स्ट्रा फ्रेम्स को एक साथ रखते हैं जो ओलंपिक्स वीडियो से संबंधित नहीं है और पता चलता है कि यह मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा में ट्रांसलेट होता है। जल्द ही एली इस डेटा के बारे में एक प्रेजेंटेशन देती है और डेविड घोषणा करते हैं कि सरकार डिक्रिप्शन का कार्यभार संभालेगी, जिससे एली का विरोध होता है क्योंकि यह हमेशा उसका प्राइवेट वर्क रहा है। व्हाइट हाउस की एक अधिकारी रेचल एली को जांच का नियंत्रण रखने देती है, लेकिन सभी प्रगति पर सबसे पहले सरकार के साथ निजी तौर पर चर्चा करनी होगी, उसके बाद ही कोई सार्वजनिक घोषणा की जा सकेगी। जल्द ही दुनिया भर की मीडिया इस खोज के बारे में बात करने लगती है। नियो नाजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आते हैं, जबकि धार्मिक स्थलों पर उपस्थिति बढ़ रही है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बात से चिंतित हैं कि कहीं मास सेल्फ डिलीशन एक बड़ी समस्या न बन जाए, क्योंकि कुछ कल्ट्स ने पहले ही खुद को खत्म करना शुरू कर दिया है। जब टीवी पर हर कोई विज्ञान और धर्म के बारे में बहस करने लगता है, हजारों लोग न्यू मैक्सिको की फैसिलिटी के बाहर डेरा डाल देते हैं। कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ केवल देख रहे हैं, लेकिन कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। एली ये देखकर चौंक जाती है कि एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन यूएफओ अबडक्शन इंश्योरेंस की पेशकश कर रही है। कम से कम ज्यादातर लोग इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन वह एक धार्मिक फनाटिक जोसेफ को लेकर चिंतित है, जो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। खोज के 3 हफ्ते बाद एली घर जाती है और एक अज्ञात सेंडर से एक ईमेल पाती है। उसमें लिखा होता है, टेक मी टू योर लीडर, और एली जवाब देती है, हु आर यू। जवाब जल्दी आता है जिसमें लिखा होता है, आई गॉट अ सीक्रेट, और उसमें एलियन मैसेज का हिस्सा दिखाया जाता है। जब एली संभावित हैकर पर गुस्सा हो रही होती है, उसे एक फोन कॉल और एक फैक्स मिलता है जिसमें एक खास अपॉइंटमेंट की जानकारी दी जाती है। कुछ ही पलों बाद एक हेलीकॉप्टर एली को हवाई अड्डे पर उतारता है और वह एक प्राइवेट प्लेन में हैडन से मिलने जाती है, जो उसकी रिसर्च को फंड कर रहा था और जिसने वह ईमेल्स भेजे थे। हैडन उसी प्लेन में रहता है और एली को अपनी सबसे मूल्यवान इन्वेस्टमेंट्स में से एक मानता है, इसलिए उसने उसकी पूरी जानकारी निकाली। हैडन एक वीडियो दिखाता है जो एली के जीवन और उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करता है, इससे पहले कि वह ये खुलासा करता है कि वह भी कभी एक इंजीनियर था, इसलिए उसे यह पसंद नहीं है कि सरकार और धर्म विज्ञान के रास्ते में आते हैं। फिर हैडन घोषणा करता है कि उसने डेटा को डिसाइफर कर लिया है और उसे स्क्रीन पर दिखाता है, जिससे पता चलता है कि इसे समझने के लिए इसे 3 डायमेंशंस में अरेंज करना होगा।
अगले दिन एली सरकार के सामने ये खोज प्रस्तुत करती है, ये बताते हुए कि डेटा में किसी प्रकार की मशीन के ब्लूप्रिंट शामिल हैं। क्योंकि वे यह नहीं बता सकते कि मशीन किस लिए है, इस पर बहस शुरू हो जाती है कि इसे बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। इस बहस के दौरान गॉड का विषय बार बार उठता है और एली ये देखकर चौंक जाती है कि पामा आ जाता है, जो कहता है कि उन्हें एक मिडिल पॉइंट ढूंढनी चाहिए। इस बहस को राष्ट्रपति के आगमन से रोका जाता है, जो सभी की बात सुनते हैं। उस रात इस प्रगति का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी आयोजित की जाती है और कई प्रदर्शनकारी भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें जोसेफ भी शामिल है। वे साइंटिस्ट से कहते हैं कि वे एक असली जॉब करें बजाय इसके कि वे टैक्स के पैसे बर्बाद करें। एली पामा से मिलती है और वे फिर से एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन में लग जाते हैं। वह समझाती है कि उसे चीजों का प्रूफ चाहिए और पामा उससे पूछता है कि क्या वह ये साबित कर सकती है कि उसने अपने पिता से प्यार किया था, जिससे एली चुप हो जाती है। उसी समय उन्हें टीवी पर एक बड़ी खबर दिखाई देती है। ये पता चला है कि मशीन एक व्यक्ति स्पेसक्राफ्ट है। व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और वे मशीन को बनाने के लिए सहमत होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति अन्य देशों से संपर्क करेंगे ताकि जोखिम और लागत को साझा किया जा सके। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है और पामा उसमें शामिल होता है। वे मशीन में यात्रा करने के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेंगे। एली के लिए एक बड़ा शौक तब आता है जब डेविड साइंस एडवाइजर के पद से इस्तीफा दे देता है ताकि वह भी एक कैंडिडेट बन सके। जल्द ही मीडिया इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत और यात्रा के लिए कौन उपयुक्त है, इस पर चर्चा करने लगती है। 10 अंतिम उम्मीदवारों को लेकर काफी विवाद होता है, क्योंकि 1/3 अमेरिकी हैं और जापान एक सिस्टम्स इंटीग्रेशन सब कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कोई भी वॉलंटियर नहीं करता। एली टीवी पर कहती है कि ट्रैवलर को मैसेज की भाषा समझनी चाहिए और उसे नहीं लगता कि एलियंस उन्हें ऐसा कुछ भेजेंगे जो काम नहीं करता हो, इसलिए ये खतरनाक नहीं होना चाहिए। इससे सूची में सबसे ऊपर वाले एस्ट्रोनॉट की उम्मीदवारी वापस लेने का निर्णय नहीं बदलता जब उसके डरे हुए बच्चे उससे ऐसा करने की विनती करते हैं। बाद में एली पामा से मिलती है और समझाती है कि टाइम डायलेशन के कारण व्यक्ति केवल 4 साल स्पेसशिप में बिताएगा, लेकिन पृथ्वी पर 50 साल बीत चुके होंगे। वह सोचती है कि अगर इसका मतलब इतना महत्वपूर्ण उत्तर मिलना है तो ये त्याग सार्थक है, और वे फिर से एक किस करते हैं। उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन एली बेहद अच्छा प्रदर्शन करती है और समिति काम पूरा करने के लिए तैयार होती है। हालांकि पामा बीच में कूदकर उसके एथियज्म के बारे में पूछता है, जिससे उसके सामने सभी के सामने उसकी छवि खराब हो जाती है। अंत में डेविड को चुना जाता है। शाम को पामर एली से मिलने आता है और समझाता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने में समर्थ नहीं था जो सोचता है कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा भ्रम में है। इसलिए रोती हुई एली उसे कंपास वापस देती है और उसे बाहर निकाल देती है। मशीन केनेडी स्पेस सेंटर में केप कैनावरल में बनाई जाती है और वहां भीड़ इकट्ठा होने लगती है। यात्री के लिए किसी भी साइड इफेक्ट्स का पता लगाने के लिए एक रोबोट का उपयोग करके बहुत सारे परीक्षण किए जा रहे हैं। लॉन्च के दिन एली कार्यक्रम में शामिल होती है और डेविड उसे बताता है कि काश उसका आइडियलिज्म पर्याप्त होता, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया एक प्रॉफिट सिस्टम पर चलती है। फिर एली कंट्रोल रूम में टीम में शामिल हो जाती है और एक्साइटमेंट के साथ देखती है कि स्पेसक्राफ्ट को एक्टिवेट किया जाता है। इसके रिंग्स उसके चारों ओर एक एक्सीलरेटर की तरह घूम रहे हैं। जब फाइनल टेस्ट चल रहे होते हैं, एली मॉनिटर पर देखती है और जोसेफ को शिप के पास एक वर्कर होने का नाटक करते हुए देखती है। वह तुरंत डेविड को चेतावनी देती है और सभी जोसेफ को रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह एक बॉम्ब एक्टिवेट करता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन टावर को नीचे गिरा देता है। भीड़ पैनिक में भागती है, गिरते हुए हिस्से शिप को नष्ट कर देते हैं और कई वर्कर्स सहित डेविड की भी जान ले लेते हैं। कुछ मलबा उड़ता है, लेकिन शिप एरिया के बाहर कोई घायल नहीं होता। कुछ समय बाद अधिकारी शहीद हुए लोगों के लिए एक प्रॉपर फ्यूनरल आयोजित करते हैं, जबकि न्यूज जोसेफ द्वारा छोड़े गए गुड बाय वीडियो को दिखाती है, जिसमें उसने कहा कि उसने ये सब मानव जाति की भलाई के लिए किया। जब एली घर लौटती है तो वह देखती है कि उसके कमरे में कुछ मशीन्स उसका इंतजार कर रही हैं। वह एक की दबाती है और एक वीडियो कॉल शुरू होती है, जिसमें हैडन मीर स्पेस स्टेशन में दिखाई देता है। वह वहां रह रहा है क्योंकि वह कैंसर से मर रहा है और अपने अंतिम दिन स्पेस में बिताना चाहता है। वह होकाइडो आइलैंड में एक कैमरा पर जूम करता है और एली को दूसरी शिप के बारे में बताकर चौंका देता है, जिसे जापान ने बनाया है। वह कंपनी जिसने कॉन्ट्रैक्ट जीता था, वह हैडन की एक सब्सिडरी है और यह सब सीक्रेट में किया गया था। एली तुरंत हैडन के प्राइवेट प्लेन में जापान के लिए यात्रा करती है और एक बड़ी शिप में टीम से मिलती है।
वे उसे यात्रा के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी सिखाते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस साझा करते हैं, जिसमें पॉइजन का एक कंटेनर भी शामिल है। उन्होंने इसे एस्ट्रोनॉट्स को वर्षों से दिया है ताकि यदि उन्हें सेल्फ डिलीट की आवश्यकता हो तो वे इसे उपयोग कर सके, क्योंकि शिप फेलियर के बाद वे स्पेस में तैरते हुए फंस सकते हैं। शाम को पामर एली से मिलने आता है और उसे कंपास देता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसने वास्तव में उसके लिए वोट नहीं किया क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता था। जल्द ही मीडिया ये घोषणा करती है कि एक दूसरी मशीन भी है, लेकिन साइट पर किसी भी रिपोर्टर को जाने की अनुमति नहीं है। लॉन्च के दिन एली को सारे रिंग्स घूमते देखकर घबराहट होती है, लेकिन वह आगे बढ़ती रहती है। टेक्नीशियंस उसके सूट से सभी कनेक्शंस जोड़ते हैं और उसके सिर पर एक कैमरा लगाते हैं ताकि पूरी यात्रा रिकॉर्ड हो सके। पामर अपने कॉन्टैक्ट्स का उपयोग करके केंट को लाता है ताकि वह टेक ऑफ से पहले एली को गुड लक मैसेज दे सके। शिप वाइब्रेट होने लगता है, जो सामान्य है, लेकिन एली एक स्ट्रेंज लाइट भी देखती है। वह इसे टीम के लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन फुटेज पूरी तरह से स्टैटिक है। वह थियराइज करती है कि यह कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और ये देखकर चौंक जाती है कि शिप ट्रांसपेरेंट हो रहा है। काउंटडाउन शुरू होता है और टीम चिंतित हो जाती है, खासकर जब जहाज चमकने लगता है और सभी कंप्यूटरों पर दिखाई देने वाले नंबर ऑफ लिमिट्स हो जाते हैं। वे मिशन को रोकने पर विचार करते हैं, हालांकि केंट को स्टैटिक के बीच एली की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि वह तैयार है। उस क्षेत्र में समुद्र उथल-पुथल मचाने लगता है और जहाज को हिला देता है, ठीक उस समय जब स्पेसक्राफ्ट आखिरकार उड़ान भरता है। एली उन रोशनी से मंत्रमुग्ध हो जाती है जो उसे चारों ओर से घेर लेती है, जो जल्दी ही सबसे अद्भुत और सुंदर सेलेस्टियल दृश्य बन जाते हैं। ये दृश्य जल्द ही एक टनल में बदल जाता है और एली इसे वर्महोल होने का अनुमान लगाती है। वह कैमरे के लिए पूरे अनुभव का वर्णन करती है, भले ही अब वह ग्राउंड कंट्रोल से संवाद नहीं कर सकती। किसी तरह के रेजिडुअल रेडिएशन से गुजरने के बाद जहाज रुकता है और एली को वीगा दिखाई देता है। आसपास देखने पर उसे एक अजीब कंट्रैक्शन दिखता है, तभी अचानक जहाज फिर से उड़ान भरने लगता है। अब एली एक श्रृंखला के वर्महोल से गुजरती है जो उसके चेहरे पर अजीब प्रभाव डालते हैं। आखिरकार जहाज एक और स्टार सिस्टम पर रुकता है और एली एक ग्रह पर एक शहर देखती है। वह शायद ही और कुछ देख पाती है कि जहाज एक बहुत अधिक वायलेंट वर्महोल में प्रवेश करता है और कंपास तैरने लगता है, इसलिए एली उसे पकड़ने के लिए अपनी सीट छोड़ देती है। उसी समय सीट टूटकर छत से टकरा जाती है और रोशनी बुझ जाती है। एली अपनी फ्लैशलाइट चालू करती है और एक सेलेस्टियल घटना का पता लगाती है जिसे वह पहचान नहीं पाती। उसकी सुंदरता से वह बहुत प्रभावित होती है और कहती है कि यहाँ एक कवि को भेजा जाना चाहिए था ताकि वह इसका वर्णन कर सके। अचानक वह खुद को नीचे की ओर तैरता हुआ पाती है और एक बीच पर पहुंचती है। ये जगह भी बहुत सुंदर है और उसके बचपन में बनाए गए एक चित्र जैसी दिखती है। इधर उधर जांचने पर उसे एहसास होता है कि उसके हाथों को कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मतलब है कि यह किसी तरह की एनर्जी या इल्यूजन है। उसी समय एक आकृति उसकी ओर दौड़ती हुई आती है और एली अपने पिता को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाती है, उसे महसूस होता है कि वह असली नहीं है। यह एक एलियन है जो समझाता है कि उसने उसके साथ संवाद करने में आसानी के लिए ये रूप लिया है। वह पुष्टि करता है कि कई एलियन रेसेस मौजूद हैं और ह्यूमंस ने सबसे पहले यूनिवर्स के साथ अपने रेडियो ट्रांसमिशंस के जरिए संपर्क किया। जिस ट्रैवल सिस्टम का एली ने उपयोग किया, वो उसके लोगों द्वारा नहीं बनाया गया था, यह एक अज्ञात एंटिटी द्वारा बनाया गया था। एलियंस ने ह्यूमंस का निरीक्षण किया और उन्हें योग्य पाया, इसलिए उन्होंने मानवता को यूनिवर्स में शामिल होने के लिए ब्लूप्रिंट्स भेजे। अलविदा कहने के बाद एली आसमान में एक सुंदर मीटियोर शावर देखती है। अचानक एक रोशनी बहुत तेज चमकने लगती है और एली खुद को वापस जहाज में पाती है, जो जापान के समुद्र में वापस आ रहा है। टीम पैनिक में है और एली से संपर्क करती है, कहती है कि जहाज में मालफंक्शन हो गया था और जहाज कभी रवाना नहीं हुआ। एली के बचाए जाने के बाद वह अपने पूरे अनुभव को साझा करती है, लेकिन कैमरे ने केवल स्टैटिक रिकॉर्ड किया था। वह कसम खाती है कि यह सब सच है, हालांकि किट्स उसे जहाज के कुछ सेकंड्स में गिरने की रिकॉर्डिंग दिखाता है। अगले दिन राष्ट्रपति एक भाषण देते हैं जिसमें कहते हैं कि यह केवल एक मिसटेप है, लेकिन जल्द ही अन्य राष्ट्र कानूनी विवादों में पड़ जाते हैं। मीडिया आलोचनाओं और कॉन्स्पिरेसी थियरी से भरा होता है, खासकर जब किट्स अपने सलाहकार पद से इस्तीफा देता है। इसके बाद किट्स के नेतृत्व वाली कांग्रेशनल कमेटी एली से पूछताछ करती है, जो बताती है कि वर्महोल जो हुआ उसे समझा सकता है। टाइम डायलेशन ने पृथ्वी पर एक सेकंड को अंतरिक्ष में 18 घंटे के बराबर बना दिया होगा।
किड्स तुरंत उसकी आलोचना करता है क्योंकि वर्महोल सिर्फ एक थियरी है और वह एक बड़ा बॉम्ब छोड़ता है। हैडन की मृत्यु हो गई है और ऐसा माना जाता है कि यह सब एक होक्स था जिसे उसने आयोजित किया था। एली रोते हुए लोगों से उसकी कहानी पर विश्वास करने की विनती करती है, खुद को ये कहने के लिए चौंकाते हुए कि उन्हें विश्वास रखना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसकी ह्यूमिलिटी और होप पर आधारित स्पीच पामा को प्रेरित करती है, लेकिन समिति उसकी कहानी को भी एक होक्स करार देती है। बाहर जाते समय पामा कैमरों और एक विशाल भीड़ के सामने एली के साथ शामिल होता है और दुनिया से कहता है कि वह उस पर विश्वास करता है। इस बीच रेचल किड्स को बताती है कि एली के कैमरे ने 18 घंटे का स्टैटिक रिकॉर्ड किया था। 18 महीने बाद एली एक नए बेस पर काम कर रही है जिसमें एक्स्ट्रा रेडार्स हैं क्योंकि अब सेटी के पास अपने कार्यों को जारी रखने के लिए पर्याप्त फंडिंग है। बच्चे स्कूल के दौरान बेस पर जाते हैं और एली उन्हें सिखाती है कि उन्हें अपने उत्तरों की तलाश खुद करनी चाहिए।